बताओ फिर कहां तक हो गया? हाँ, हो गया खत्म। डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ अननोन लिक्विड। इसका आंसर आ गया था कि लास्ट वाला है कितना? 2 कंटेनर्स 3/4 स्पेसिफिक हीट 324 सेकंड 410 सेकंड। फिर आंसर कितना? हाँ, अबे यार तुम सॉल्व करो उसको फटाफट। कितना है वो? कैंसिल वैंसिल होके फाइनली कितना बचेगा? 250 515 क्या कर रहे हो? जो भी है वो आंसर कितना आएगा फाइनल? dQ/dt 1 पहले का हीट, दूसरे का हीट, रेट ऑफ हीट लॉस सेम। m1c1 dt/dt1, m2c2 dt/dt2। इसके मास को लिख दो कितना? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। इसका मास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, दोनों का वॉल्यूम सेम, टेम्परेचर चेंज दोनों का सेम। हाँ, कितने से कितना चेंज हो रहा था? 60 से 50। तो dt की वैल्यू कितनी हो गई? 10 हो गई दोनों के लिए, भी खत्म। बस यहां से निकाल लो ρ1/ρ2 जो आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? C2/C1 dt1/dt2। C1 C2 का रेशियो कितना था? 3/4। तो ये कितना हो जाएगा? 4/3। टाइम कितना? 324 810 सेकंड। ये इतना आ जाएगा क्या? अच्छा 410, 410 कर दो। फिर फाइनली आंसर यहां से जो मिलेगा कितना आया? चलो जो भी आया ठीक है, लिखो फिर अगला क्वेश्चन। अगला फिर लिखें। 25 ग्राम 25 ग्राम water is filled in a container. 25 ग्राम water is filled in a container of water equivalent 5 gram. 25 gram water is filled in a container of water equivalent 5 gram. Time taken to decrease in temperature. Time taken to decrease in temperature from 28 to 21 degrees centigrade is 3 minutes. Time taken to decrease in temperature from 28 to 21 degrees centigrade is 3 minutes. If water is replaced by an unknown liquid, if water is replaced by an unknown liquid, water is replaced by an unknown liquid of mass 30 gram, replaced by unknown liquid of mass 30 gram, then time taken to decrease in temperature, then time taken to decrease in temperature from 28 to 21 degrees Celsius is 2 minutes. इसको जो टाइम लगता है वो लिखते हैं 2 मिनट। Then find out specific heat of unknown liquid. Then find out specific heat of unknown liquid. एक कंटेनर उसका वाटर इक्विवेलेंट क्या हुआ है 5 ग्राम, उसमें 25 ग्राम वाटर फिल किया। इसको 28 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में टाइम लगा 3 मिनट। फिर 30 ग्राम कोई दूसरा अननोन लिक्विड लिया, इसको भी वही 28 से 21 तक डिक्रीज होने में टाइम लगा 2 मिनट। बाकी सब कुछ सेम है, वो और बोल देगा साथ में कि बोथ लिक्विड्स आर हीटेड अप टू सेम टेंपरेचर, प्लेस्ड इन सेम सराउंडिंग अराउंडिंग, सब कंटेनर तो एक ही है। तो अननोन लिक्विड की स्पेसिफिक हीट बताओ फिर कितनी? फॉर्मूला वापस वही, न्यूटन लॉ। सारी चीजें सेम, तो दोनों लिक्विड के लिए क्या हो जाएगा? रेट ऑफ हीट लॉस भी सेम होगा। पहले लिक्विड के लिए लिखेंगे तो m1c1 प्लस w dt/dt1। अब वाटर इक्विवेलेंट भी दिया हुआ है तो वो भी लेना पड़ेगा। दूसरे लिक्विड के लिए m2c2 प्लस w dt/dt2। जितना हो जाएगा कितना है? बस इसमें पुट कर दूं। जैसे पहला तो क्या है, वाटर है 25 ग्राम वाटर, वाटर की स्पेसिफिक हीट कितनी? 1, वाटर इक्विवेलेंट कितना? 5, dt1 मतलब टाइम, इसको टाइम कितना लगा? 3 मिनट। अननोन लिक्विड का मास 30, स्पेसिफिक हीट पता नहीं, वाटर इक्विवेलेंट जो ये 5, इसको जो टाइम लगा वो लगा 2 मिनट। बस खत्म, यहां सॉल्व करूं। ये कितना हो गया? 30/3 तो हो गया 10, तो हो गया ये 20, 20 माइनस 5 15, तो C2 जो आ जाएगा कितना आ जाएगा? 15/30, 1/2 के बराबर आ जाएगा 0.5। और यूनिट क्या हो जाएगी? कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। अब यार वही तो फॉर्मूला कल वाला, इसमें वाटर इक्विवेलेंट की बात नहीं कर रहे तो उसको काउंट नहीं करेंगे, इसमें बात कर रहे हैं तो वाटर इक्विवेलेंट भी लेना पड़ेगा। बस वो अप्लाई कर देंगे।
तो अननोन लिक्विड की जो स्पेसिफिक हीट होगी वो इतनी होगी 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट पे लिख लूं सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट, सोलर कांस्टेंट इसको रिप्रेजेंट करते हैं एस से। सोलर कांस्टेंट इसमें फिर लिखूं द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड, द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड, amount of heat received in unit perpendicular area, amount of heat received in unit perpendicular area in unit time, amount of heat received in unit perpendicular area in unit time on earth from the sun, amount of heat received in unit perpendicular area in unit time on earth from the sun is known as solar constant of earth, is known as solar constant of earth. सोलर कांस्टेंट का मतलब क्या है, जैसे सन से अपने पास जो लाइट आ रही है तो यूनिट टाइम में यूनिट एरिया में जितनी लाइट आ रही है, तो यूनिट टाइम यूनिट एरिया में जितनी लाइट यहां पर जितनी हीट रिसीव हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे, सोलर कांस्टेंट। आप कैलकुलेट कैसे करेंगे वो भी देखो, इस पर जेईई मेन में एक आध बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, कुछ भी नहीं, सिंपल फॉर्मुला है और कुछ नहीं। आप कुछ भी नहीं करना, कैलकुलेट कैसे करेंगे, जैसे सन जो है, सन को तो हम ब्लैक बॉडी मानते हैं, ठीक, सन का टेम्परेचर मान लो टी के बराबर है, ठीक, तो सन का टेम्परेचर टी है तो सन से कितना हीट रेडिएट होगा, टी टेम्परेचर पर कोई भी बॉडी कितना हीट रेडिएट करेगी, कितना, वही स्टीफेंस लो, सिग्मा ई ए टी इंटू टी फोर, याद है कि भूल गए, सिग्मा ई ए टी इंटू टी फोर, इतना हीट रिलीज होगा, इतना हीट रेडिएट होगा, ब्लैक बॉडी है तो ई वन, टी टेम्परेचर पर कोई बॉडी इतना हीट रिलीज करेगी, इतना हीट रेडिएट करेगी। अब अगर मैं ई बाई टू लिख लूं, ई बाई टी मतलब रेट ऑफ एनर्जी रिसीव्ड, तो रेट ऑफ एनर्जी एमिटेड जो हो जाएगी, जो यहां से चलेगी वो इतनी है सिग्मा ए टी फोर। मेरे को चाहिए अर्थ पर यूनिट टाइम यूनिट एरिया में कितनी एनर्जी रिसीव हो रही है, तो यूनिट टाइम तो मैंने यही कर लिया कि यूनिट टाइम में इतनी एनर्जी निकल रही है वही रिसीव होगी, तो यूनिट टाइम में इतनी एनर्जी रेडिएट होगी सन से। प्रैक्टिकली समझना, रटने रटाने की कुछ भी जरूरत नहीं, सिंपल सा मतलब है, शायद मॉडर्न फिजिक्स वगैरह में इंटेंसिटी वगैरह में पढ़ा भी होगा तुमने, वही सेम चीज यहां पर भी है। अब जैसे सन है, सन का टेम्परेचर है टी, तो सन से कितनी हीट रेडिएट होगी, इतनी, सिग्मा 84। अब इतनी जो हीट रेडिएट होगी सिग्मा 84, ये फैलेगी किसमें, ये तो होगी, अगर मैं सिग्मा 84 की बात करूं तो सिग्मा 84 क्या है, रेट ऑफ एनर्जी एमिटेड या रेट ऑफ हीट एमिटेड जो है, सन से जो चली हीट इतनी है यूनिट टाइम, सिग्मा 84। ए मतलब क्या है, किसका एरिया, सन का जो सरफेस एरिया, जैसे सन की रेडियस में आर एस बोल दो तो इसका एरिया लिख सकते हैं, फिर वो लिख दें बाद में, तो इतनी एनर्जी एमिट हो रही है। अब इतनी एनर्जी एमिट हो रही है तो चल कैसे रही, स्फीयर में, जैसे सन को अगर मैं आर एस रेडियस का एक स्फीयर ले लूं तो हीट रेडिएट जो होगा वो क्या होगा, सब तरफ होगा, मतलब स्फेरिकल पूरे एक स्फीयर में बैठे। अब मान लो सन से डी डिस्टेंस पर, सेंटर से ही बात करें, सेंटर से डी डिस्टेंस पर अर्थ है इधर, सेंटर से डी डिस्टेंस पर इधर अर्थ है, ठीक, ये डिस्टेंस है डी, यहां पर है ये अर्थ, तो अब ये एनर्जी जो चली कितनी, सिग्मा 84, तो अर्थ पर कितनी एनर्जी मिलेगी, क्या पूरी एनर्जी अर्थ पर मिलेगी। अब हम तो क्या बोलेंगे, अर्थ अर्थ से कोई मतलब नहीं, ये तो जो एनर्जी चली यहां से, तो सन से अर्थ का डिस्टेंस डी है, तो पूरे डी डिस्टेंस में, डी एरिया में, डी रेडियस के एरिया में फैलेगी, मतलब स्फीयर में, तो डी रेडियस के स्फीयर में फैलेगी, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 4 पाई डी स्क्वायर में कितनी एनर्जी आ रही है, इतनी, भाई 4 पाई डी स्क्वायर जो होते हैं, 4 पाई डी स्क्वायर एरिया में एनर्जी रिसीव जो है वो इतनी है सिग्मा 84, तो यूनिट एरिया में कितनी एनर्जी रिसीव होगी, एनर्जी रिसीव्ड इन यूनिट एरिया, तो सिग्मा 84 अपॉन 4 पाई डी स्क्वायर, इतनी एनर्जी जो चली वो यूनिट एरिया में रिसीव होगी, ठीक, इसी को हम क्या बोल देंगे, यही सोलर कांस्टेंट है। नहीं समझ पा रहे हैं, तो यूनिट टाइम तो यहां कर ही लिया तुमने, अब ये जो एनर्जी चली वो कितने एरिया में पहुंची, पूरे 4 पाई डी स्क्वायर में चली, अगर सिलेंड्रिकल सोर्स होता तो सिलेंड्रिकल एरिया में फैलती, ये स्फेरिकल है तो क्या होगा, पूरे स्फीयर में पहुंची, तो पूरे स्फीयर में कितनी, 4 पाई डी स्क्वायर एरिया में कितनी एनर्जी मिल रही है, सिग्मा 84 के बराबर। तो कहीं पर भी बात करें, जरूरी नहीं हर पर, इस स्फीयर के किसी भी यूनिट एरिया में कितनी एनर्जी रिसीव होगी वो इतनी होगी, तो एनर्जी रिसीव्ड इन यूनिट एरिया इतना है, तो यूनिट टाइम यहां कर लिया, यूनिट एरिया यहां कर लिया, ये यही सोलर कांस्टेंट है, सिग्मा 84 अपॉन 4 पाई डी स्क्वायर। मॉडर्न फिजिक्स में भी क्या होगा, इंटेंसिटी वगैरह जो निकालते हैं वहां पर, हाँ पहले भी आया कि नहीं कहीं, क्या देखा देखा तो लग रहा है, सुना सुना लग रहा है। अब और देखो, ए मतलब क्या है, किसका एरिया, ब्लैक बॉडी का एरिया मतलब सन का एरिया, तो अगर सन का एरिया बोल दे तो अगर सन की रेडियस आर एस है तो 4 पाई आर एस स्क्वायर, तो इसको पुट कर दो तो कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई आर एस स्क्वायर टी 4 अपॉन 4 पाई डी स्क्वायर, 4 पाई उड़ा दो, सोलर कांस्टेंट आ जाएगा, इतना हो जाएगा सिग्मा आर एस स्क्वायर बाई डी स्क्वायर इंटू टी 4, ये सोलर कांस्टेंट का फॉर्मूला है, लिख लो फिर इसको। आप कुछ नहीं, एक आध बार जेईई मैंने वैसे बच्चों टाइप क्वेश्चन पूछा मैं कि सन का रेडियस डबल कर दें, टेम्परेचर डबल कर दें तो सोलर कांस्टेंट का क्या हो जाएगा,
सन से अर्थ की डिस्टेंस डी है, कोई 0.4 डिस्टेंस पर कोई दूसरा प्लेनेट है, उस पर सोलर कांस्टेंट क्या हो जाएगा? तो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर जो पूछा है, क्योंकि फॉर्मुला ही सिंपल है, इससे ज्यादा क्या करेगा इसमें, क्या तोड़ फोड़ मचा रहे सूजन। तो सिग्मा आर स्क्वायर बाई डी स्क्वायर इंटू T4, ये सोलर कांस्टेंट का फॉर्मुला है। और अर्थ के लिए जो सोलर कांस्टेंट होता है, ये अर्थ के लिए अगर बात करें तो सोलर कांस्टेंट की वैल्यू ये होती है 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, या इसको नियरली लिख सकते हैं 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ये अर्थ के लिए सोलर कांस्टेंट की वैल्यू है। देख लिया? हाँ, कोई बात नहीं, आराम से लिखो, कोई टाइम जल्दी नहीं, बस हो गया खत्म। हाँ क्या? हाँ आराम से समझ, तो एक एक चीज समझ, कुछ छूट नहीं जाए, बहुत ध्यान समझ। आज समझ ले तू जितना समझना, आराम आराम से समझ, कोई जल्दी नहीं। ये सोलर कांस्टेंट की वैल्यू बताई, यूनिट एरिया यूनिट टाइम में जितनी एनर्जी रिसीव हो रही है, सिग्मा आर एस स्क्वायर बाई डी स्क्वायर इंटू T4। आर एस जो है, ये तो आर एस तो क्या है, सन का रेडियस है, रेडियस ऑफ सन। डी जो है ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस है। टी जो है इसका टेम्परेचर है, सन का टेम्परेचर। लिख लिया? अच्छा, इस पर वैसे जेई मैन में एक आध बार वैसे टाइम पास क्वेश्चन पूछा, मैं कुछ भी नहीं। एक बार तो इसे पूछा कि सन जो है, सन का रेडियस और सन का टेम्परेचर दोनों डबल कर दें तो सोलर कांस्टेंट कितने टाइम्स हो जाएगा? तो रेडियस डबल तो 4 टाइम्स, टेम्परेचर डबल तो 16 टाइम्स, तो 64 टाइम्स हो जाएगा। तो नया सोलर कांस्टेंट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 64 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, मतलब हो जाएगा फाइनली। एक आध बार ऐसे पूछा कि अर्थ से सन की डिस्टेंस जो है वो डी के बराबर है, कोई प्लेनेट सन से 0.4 डी डिस्टेंस पर है, कोई प्लेनेट सन से 0.4 डी डिस्टेंस पर है, तो उस पर उसका सोलर कांस्टेंट क्या हो जाएगा? अर्थ का अगर 2 है तो वहां पर क्या हो जाएगा? तो कर सकते हैं कुछ भी नहीं, 0.4 है तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी 0.4 स्क्वायर हो जाएगा, तो सोलर कांस्टेंट 1/1.6 टाइम्स हो जाएगा। सिंपल है, कुछ नहीं। डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस डी की जगह कितना है, 0.4 डी है, तो 0.4 स्क्वायर तो अलग, बाकी सोलर कांस्टेंट 2 के बराबर, 2/1 इतना होता है। ठीक, एक बार जेई मेन में जो क्वेश्चन पूछा है वो ऐसे पूछा है कि टोटल एनर्जी अर्थ पर कितनी रिसीव होगी, टोटल एनर्जी ऑन अर्थ इन यूनिट टाइम, टोटल एनर्जी रिसीव्ड ऑन अर्थ इन यूनिट टाइम, अर्थ पर यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी रिसीव होगी। उसमें अर्थ का रेडियस दिया हुआ था, जैसे रेडियस ऑफ अर्थ जो है आर ई के बराबर है, टोटल एनर्जी रिसीव्ड ऑन अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो आर ई के बराबर। ऑप्शन आपके सामने है इस प्रकार, सिग्मा आर स्क्वायर T4 बाई डी स्क्वायर और इंटू पाई आर ई स्क्वायर, सिग्मा आर स्क्वायर T4 बाई डी स्क्वायर इंटू 2 पाई आर ई स्क्वायर, सिग्मा आर स्क्वायर T4 अपॉन डी स्क्वायर इंटू 4 पाई आर ई स्क्वायर, सिग्मा आर स्क्वायर T4 अपॉन डी स्क्वायर इंटू आर ई स्क्वायर। ये तो सन, ये अर्थ, अर्थ की रेडियस आर ई के बराबर है। अब यूनिट एरिया यूनिट टाइम में तो कितनी एनर्जी रिसीव हो रही है, यूनिट एरिया यूनिट टाइम में तो एस सोलर कांस्टेंट के बराबर, तो यूनिट एरिया यूनिट टाइम में इतनी, तो टोटल एनर्जी अर्थ पर कितनी रिसीव होगी यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में पूछा है, मतलब इसका तो टेंशन लेना है, बस एरिया एरिया की बात करनी, यूनिट टाइम में इतना तो टोटल एरिया में कितना। हाँ, कौन सा वाला, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट कितने लोग बोल रहे हैं, सेकंड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट पे 2, सेकंड पे 1, बाकी पे कोई नहीं, टोटल मिला के 3। इसमें तुक्का मार लो कम से कम, इसमें थोड़ी नेगेटिव मार्किंग हो रही। फर्स्ट कितने लोग बोल रहे हैं बताओ, बड़े बड़े, सेकंड, थर्ड,
सारे ऑप्शन को बराबर सम्मान देते हैं, ऐसा नहीं कोई एक बुरा मान जाए। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख, ये इसको हटा के लिख देता तो दो चार तो इसको भी बोल देते कि सर इसका भी मान रखना जरूरी है कि नहीं? तो सारी आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सिग्मा आर स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, सिग्मा आर स्क्वायर टी फोर अपॉन टी स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। यूनिट परपेंडिकुलर एरिया बोला है, एनर्जी रिसीव्ड ऑन अर्थ इन यूनिट टाइम यूनिट परपेंडिकुलर एरिया। अब यूनिट परपेंडिकुलर एरिया मतलब किसके परपेंडिकुलर एरिया? जो सन की रेज जो है रेज के परपेंडिकुलर एरिया। जैसे फ्लक्स वगैरह निकालते थे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर मैंने मान लो कोई स्फीयर को रख दिया तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका रेडियस आर है, तो इसमें कितना फ्लक्स एंटर करेगा? हाँ, इनटू पाई आर स्क्वायर, मतलब क्या? प्रोजेक्टेड एरिया। वो यहाँ पर और क्या कि जैसे सन से अर्थ की डिस्टेंस ज्यादा है, तो जब अर्थ जो यहाँ पर है तो ये अर्थ जो इस पर जो लाइट आ रही है इस तरीके से, तो यूनिट एरिया मतलब कौन सा एरिया? परपेंडिकुलर एरिया, ये प्रोजेक्टेड एरिया। सही है कि नहीं? तो ये वाला एरिया लेना पड़ेगा इतना, तो पाई आर स्क्वायर वाला एरिया प्रोजेक्टेड एरिया। वैसे भी तुम अगर ऐसे भी ले लोगे कि जैसे ये अर्थ है, यहाँ पर सन से जो रेज आ रही है वो ऐसे आ रही है, तो कुछ ये जो रेज आ रही है इनके दो कंपोनेंट करेंगे तो एक ये होगा, ये कंपोनेंट ये होगा, तो इसका तो जीरो है, बस ये सबका कंपोनेंट ऐड होता जाएगा। ये सबका कंपोनेंट ऐड होगा मतलब क्या होता है? ये वाला एरिया है। गलत तो नहीं है? तो ये तो तुमको पता है पहले, बस वही कर रहे हैं। तो ध्यान रखना यूनिट एरिया, एरिया मतलब परपेंडिकुलर एरिया की बात कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर एरिया बना लो इसको ताकि तुमको क्लियरली ध्यान रहे। अर्थ को आधा उड़ा दिया, ये वाला एरिया है बस, पाई आर स्क्वायर वाला। प्रोजेक्टेड एरिया जो है वो प्रोजेक्टेड एरिया लेंगे, तो प्रोजेक्टेड एरिया इज पाई आर स्क्वायर के बराबर। ये प्रोजेक्टेड एरिया होता है। ये भी जेईई मेन में पूछा हुआ इसको एक बार। टोटल एनर्जी अर्थ पर जो रिसीव होगी वो इतनी होगी। परपेंडिकुलर का मतलब प्रोजेक्टेड एरिया जो है वो वाला एरिया लेना है। फिर आ जाओ नेक्स्ट हेडिंग पर, स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी, स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी, स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। अब स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, इसमें भी लिखूं? थ्योरी है, इसमें ग्राफ है, बस ग्राफ के लिए दो चार पॉइंट लिखने हैं, तो इसमें भी लिख लूं। व्हेन अ ब्लैक बॉडी इज हीटेड, व्हेन अ ब्लैक बॉडी इज हीटेड अप टू हाई टेम्परेचर, when a black body is heated up to high temperature and graph between radiation emitted, graph between radiation emitted and its wavelength is plotted, graph between radiation emitted and its wavelength is plotted, then it is known as spectral energy distribution of black body. Then it is known as spectral energy distribution of black body. देखिए, इज नोन एज स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी। अब इसका मतलब क्या है वो भी देखो। जैसे मान लो कोई भी एक ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी मतलब हाँ जिसका स्पेक्ट्रम कैसा हो, कंटिन्यूअस हो, जो सारी की सारी हीट को एब्जॉर्ब कर सके, तो उसको हम बोलते थे ब्लैक बॉडी। तो ये जो ब्लैक बॉडी है, इस ब्लैक बॉडी को क्या किया, इसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर तक, जैसे मान लो 1000 2000 जो भी टेम्परेचर है, 500 1000 2000 डिग्री सेल्सियस जितने भी टेम्परेचर पर इसको हीट करके रख दिया। अब टेम्परेचर देके छोड़ दिया तो क्या होगा, इससे हीट एमिट होगी। ठीक, मान लो ये ब्लैक बॉडी है, इसको हमने 2000 केल्विन तक हीट दे दिया और रख दिया इसको, तो क्या होगा, इससे हीट रेडिएट होना स्टार्ट होगी। ये हीट एमिट करेगा, तो हीट एमिट करेगा तो क्या है, हीट मतलब रेडिएशन, और रेडिएशन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब वेवलेंथ भी होगी। मतलब इससे जो रेडिएशन निकलेगी वो क्या होगी, वही जैसे मैंने इसमें लिखा था, 0 से इनफाइनाइट तक सारी वेवलेंथ मिलेगी। तो जब इसका हम ग्राफ बनाएंगे, तो इस ब्लैक बॉडी का जब ग्राफ बनाएंगे तो बनाते हैं इसकी वेवलेंथ और इस जो ई लेमडा था, ई लेमडा मतलब स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर मतलब हाँ एक पर्टिकुलर, जैसे मान लो अगर मैं जाऊँ कि दोनों को मैंने फिक्स कर दिया कि अगर मेरे को देखना है कि लैम्डा इक्वल टू 4000, ये सारी की सारी हीट एमिट कर रहे हैं, वो बहुत बढ़िया, ठीक, बहुत बढ़िया साहब। पर मान लो मेरे को चाहिए कि 4000 एंगस्ट्रॉम की कितनी वेवलेंथ, मतलब कितनी एनर्जी, तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊंगी इतनी वेवलेंथ की कितनी एनर्जी आ रही है, तो ऐसे बनाता जाऊंगी जीरो वेवलेंथ से लेकर इनफाइनाइट तक हर वेवलेंथ की कितनी कितनी एनर्जी, तो उसका जो ग्राफ बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। और ग्राफ जो बनता है, इसका ग्राफ बनता है इस तरह का, 0 से इनफाइनाइट तक कंटिन्यूअस, तो इस तरह का ग्राफ इसका बन जाएगा। ठीक, अलग अलग टेम्परेचर के लिए।
इसमें क्या होगा अभी देख लेंगे अपन आगे। एक पीक मिलेगा, ये पीक वाला जो पॉइंट है, मतलब एक ऐसी वेवलेंथ होगी जिसको ये सबसे ज्यादा रेडिएट करेगा। रटना रटाना कुछ भी नहीं है, मतलब रटना तो है पर समझिए रटना है। एक ऐसी वेवलेंथ मिलेगी जिसका सबसे ज्यादा हीट रेडिएट होगी। जैसे मान लो ये ब्लैक बॉडी है, किसी टाइम पर अगर मैं इसको हीट दे रहा हूँ तो किसी टाइम पर जैसे रेड कलर की नजर आ रही है, इसका मतलब क्या है? हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेड कलर की रेडिएशन निकल रही है, निकल तो सब रही है जीरो से इनफाइनाइट, पर जो हमको सबसे ज्यादा दिख रही है वो क्या है? रेड कलर की रेडिएशन है। मतलब रेड कलर की वेवलेंथ की हीट ये सबसे ज्यादा एमिट कर रहा है एनर्जी। और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका टेम्परेचर जैसे मान लो येलोइश कलर की हो गई, इसका मतलब येलो कलर की जो वेवलेंथ है उसको सबसे ज्यादा रेडिएट कर रहा है। और इसका ग्राफ जो है बेसिकली जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ये जो पीक है ये लेफ्ट में शिफ्ट होता जाता है, इसे ये इधर शिफ्ट होता जा रहा है। इसको बना ही लो, फिर इसमें कुछ पॉइंट लिखने अपने को तो वो लिख लेंगे सारे एक साथ। छाप लो इसको फटाफट से, देखो मत। ये अलग अलग टेम्परेचर पर इसके ग्राफ हैं। जैसे मान लो ये टेम्परेचर है T1, ये टेम्परेचर है T2, ये टेम्परेचर है T3। अलग अलग टेम्परेचर पर वेवलेंथ और एनर्जी का ग्राफ। जैसे T1 टेम्परेचर पर, ये T2 टेम्परेचर पर, ये T3 टेम्परेचर पर। और ये इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है एक के ऊपर एक मतलब नहीं, थोड़ा लेफ्ट में शिफ्ट होता जा रहा है इधर। ये T1 टेम्परेचर पर इसके कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ इधर, T2 टेम्परेचर पर जो वेवलेंथ है ये वाली, T2 टेम्परेचर पर जो ये वेवलेंथ है ये इधर, ये वो वाली वेवलेंथ है जिसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी मैक्सिमम है, जो ये सबसे ज्यादा एमिट कर रहा है, वो वाली वेवलेंथ। बना लिया। अब इसमें फिर लिख लो सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे लिखूं, द वेवलेंथ corresponding to maximum energy, the wavelength corresponding to maximum energy, wavelength corresponding to maximum energy is represented by lambda m. Wavelength corresponding to maximum energy is represented by lambda m. जैसे lambda m मतलब ये वेवलेंथ, वेवलेंथ corresponding to maximum energy जो है, जैसे T1 टेम्परेचर पर मैक्सिमम एनर्जी इस वेवलेंथ की मिल रही है, इसको हमने बोल दिया lambda m1। T2 टेम्परेचर पर मैक्सिमम एनर्जी इस वाली वेवलेंथ की है, तो इसको बोल दिया lambda m2, lambda m3। ये इनकी वेवलेंथ है। वेवलेंथ corresponding to maximum energy is represented by lambda m। और आगे फिर लिख लूं, when temperature of black body increases, when temperature of black body increases, wavelength corresponding to maximum energy, sorry, when temperature of black body, क्या लिखा? When temperature of black body increases, wavelength corresponding to maximum energy, wavelength corresponding to maximum energy, मतलब ब्रैकेट में लिख लो lambda m, wavelength corresponding to maximum energy lambda m decreases, wavelength corresponding to maximum energy lambda m decreases। ठीक, कहने का मतलब जैसे जैसे हम ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, जो वेवलेंथ है ये वेवलेंथ धीरे धीरे कम होती जाएगी, वेवलेंथ corresponding to maximum energy decreases। अब एक आध तो तुमको सीट में या बुक्स में इस तरह का ग्राफ मिल जाए, जैसे यही ग्राफ दे दें। अब इस ग्राफ को देके चार ऑप्शन बना देगा कि इन तीनों का रिलेशन क्या होगा, T1 सबसे ज्यादा होगा कि T1 सबसे कम होगा, इन तीनों का रिलेशन T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3 होगा, या T1 लेस देन T2 लेस देन T3 होगा, इस तरह के ऑप्शन। तो वो जो सेकंड पॉइंट अपने लिखा है उससे पता लगेगा। अपने क्या लिखा है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पर मैक्सिमम एनर्जी कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कम होती जाती है। इसका मतलब क्या है, सबसे कम वेवलेंथ कौन सी है? लैम्डा m3। तो लैम्डा m3 जो है ये सबसे कम है, लैम्डा m2 इससे ज्यादा है, लैम्डा m1 सबसे, तो सबसे कम वेवलेंथ ये है, तो इसका कोरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। इनका रिलेशन भी लिखेंगे, भी एक वीन्स लॉ आता है, कोई इसी पर ही बहस है। तो जहां पर टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेवलेंथ कम, तो ये वेवलेंथ सबसे कम, मतलब इसके कोरस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है ये सबसे ज्यादा हो जाएगा। लिख लो इसको भी, मतलब T3 सबसे ज्यादा, T2 उससे कम, T1 सबसे कम हो जाएगा। टेम्परेचर का रिलेशन पूछा है तो फिर ये हो जाएगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी कम वेवलेंथ। जैसे मान लो इस ब्लैक बॉडी को हीट देके हमने छोड़ा, एक बार रेड कलर की नजर आ रही है, ठीक, और एक बार ब्लू कलर की नजर आ रही है, तो कौन से वाले गैस में टेम्परेचर ज्यादा होगा, रेड में कि ब्लू में? ब्लू में, क्योंकि ब्लू वाले गैस में क्या हो जाएगा, ब्लू वाले की वेवलेंथ कम है, और वेवलेंथ कम है इसका मतलब उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ज्यादा। वही विप्योर वायलेट से रेड तक जाएंगे तो वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा। तो वेवलेंथ बढ़ती जाएगी तो टेम्परेचर कम होता जाएगा। इसका कलर देख के हम बता सकते हैं कि कौन सा मतलब टेम्परेचर ज्यादा है कि कम है। ठीक है, मान लो इसको हीट दे रहे हैं, ये विप्योर वाला पैटर्न है, लैम्डा बढ़ रहा है,
मान लो ये वॉयलेट कलर की नजर आ रही है, इसका मतलब क्या है, वो टेम्परेचर सबसे ज्यादा है। और रेड कलर की नजर आ रही है, इसका मतलब क्या है, वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर क्या होगा, सबसे कम। मतलब इसको मैं हीट देना, अगर टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करूं तो सबसे पहले कौन सा कलर नजर आएगा, रेड, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, ब्लू, इस तरह से चलता जाएगा। समझ गए बात हूं, तो ये ध्यान रखना है। और लिख लो नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट। अच्छा, इस पर तुमको एक आध क्वेश्चन थ्योरेटिकल सीट में ही मिल जाएंगे। जैसे एक आध क्वेश्चन सीट में से बोला हुआ है कि दो अलग अलग स्टार हैं, और दो अलग अलग स्टार, आसमान में दो स्टार नजर आ रहे हैं ऐसे, या भैया, दो स्टार ऐसे नजर आ रहे हैं, एक तो रेड कलर का स्टार है, एक ऑरेंज कलर ब्लू कलर का स्टार है। तो एक तो रेड है, एक ब्लू है। तो इन दोनों स्टार में से कौन से स्टार की का टेम्परेचर ज्यादा होगा। चार ऑप्शन दे देगा कि रेड कलर वाला स्टार देखो ज्यादा पास में इसलिए रेड कलर है, रेड कलर का टेम्परेचर ज्यादा है इसलिए, रेड कलर का टेम्परेचर कम है इसलिए। तो रेड कलर का टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, कम। तो रेड का टेम्परेचर कम होगा, ब्लू का जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा। वो यहीं से पता लग रहा है। ठीक, फिर थर्ड पॉइंट जो लिख रहे, थर्ड पॉइंट पे लिखूं, द एरिया अंडर द कर्व, द एरिया अंडर द कर्व represent total energy emitted, area under the curve represent total energy emitted by the black body, area under the curve represent total energy emitted by the black body। ये इसका एरिया अगर हम निकालें, जैसे मान लो मेरे को चाहिए कि T1 टेम्परेचर पर ये कितना हीट रेडिएट कर रहा है, तो T1 टेम्परेचर पर कितना हीट रेडिएट कर रहा है, तो हम क्या करें, इसका पूरा एरिया कैलकुलेट करें जीरो से इनफाइनाइट तक। तो ये जो एरिया आएगा ये किसको रिप्रेजेंट कर दें, टोटल एनर्जी एमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी। और टोटल एनर्जी एमिटेड को हम कितना लिखते थे, ई इक्वल टू सिग्मा ई टी टी फोर वाला जो था, ई की वैल्यू 1। तो ये एरिया अंडर द कर्व जो आएगा, तो ये एरिया टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब टोटल एनर्जी तो किस पर डिपेंड कर रहा था, T4 पर। तो टोटल एरिया मतलब टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी मतलब सिग्मा ई टी इंटू टी फोर, ये वाली एनर्जी। ऐसे एक पॉइंट और होता है, फोर्थ पॉइंट और लिख लूं, फोर्थ पॉइंट, मैक्सिमम एनर्जी एमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी, maximum energy emitted by black body, maximum energy emitted by the black body, maximum energy emitted by black body, maximum energy emitted by the black body is directly proportional to fifth power of its absolute temperature. Maximum energy emitted by the black body is directly proportional to fifth power of its absolute temperature. Maximum energy emitted by the black body is directly proportional to fifth power of its absolute temperature. थ्योरी है, बस ये ध्यान रखना है। दोनों चीजें, टोटल एनर्जी अगर मेरे को चाहिए तो टोटल एनर्जी मतलब टोटल एरिया, टोटल एनर्जी तो किस पर डिपेंड कर देनी, T4 पर। और अगर मेरे को मैक्सिमम एनर्जी चाहिए कि ये जो मैक्सिमम एनर्जी वाला पॉइंट है, तो मैक्सिमम एनर्जी किस पर डिपेंड करेगा, तो मैक्सिमम एनर्जी किस पर डिपेंड करेगा, T5 पर डिपेंड करेगा। मैक्सिमम एनर्जी किस पर डिपेंड करेगा, T5 पर। ये सारे पॉइंट अपने को इसके लिए ध्यान रखने, क्या क्या ध्यान रखना है वापस से देख लो। पहली बात तो स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, कि कोई भी ब्लैक बॉडी है, इसको हाई टेम्परेचर तक हीट किया और इसको छोड़ दिया, तो जीरो से इनफाइनाइट तक सारी हीट रेडिएट करें, तो कितनी वेवलेंथ की कितनी एनर्जी आ रही है, अगर वो देखें उसका ग्राफ बनाए, तो एनर्जी वेवलेंथ का जो ग्राफ है उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा, जीरो से इनफाइनाइट तक सारी वेवलेंथ मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि सारी एब्जॉर्ब की है, तो सारी वापस ही मिलेगी। दूसरी बात, मैक्सिमम एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करें, लैम्डा एम से। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे लैम्डा एम, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे लैम्डा एम डिक्रीज होगा। तो ग्राफ देख के हम बता सकते हैं कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है कौन सा कम। जिसका लैम्डा सबसे कम है उसके कोरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर कैसा होगा, सबसे ज्यादा। तो T3 सबसे ज्यादा होगा, T2 से कम, T1 सबसे कम होगा। ठीक, या वेवलेंथ टेम्परेचर का भी एक रिलेशन भी आएगा, फिलहाल अभी इतनी बात करें। मतलब वेवलेंथ ज्यादा है तो टेम्परेचर कैसा होगा, कम। तो कलर से भी हमको पूछ सकता है कि ब्लैक बॉडी है वो रेड कलर की नजर आ रही है, एक बार इस कलर की नजर आ रही है, कब टेम्परेचर ज्यादा होगा कब कम होगा। तो वो इससे इस ग्राफ का जो टोटल एरिया है इस किसी भी एक टेम्परेचर पर, जैसे मान लो T1 टेम्परेचर पर टोटल एनर्जी कितना रेडिएट किया, तो फॉर्मुले से तो इतनी रेडिएट करता है, सिग्मा ई टी इंटू T4। ग्राफ से निकालें तो इस ग्राफ का एरिया जो होगा वो भी इसी को रिप्रेजेंट करेगा। तो टोटल एनर्जी मतलब टोटल ग्राफ का एरिया वो, और मैक्सिमम एनर्जी जो होगी वो किस पर डिपेंड करेगी, T की पावर 5 पर डिपेंड करेगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इसमें ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट पे लिख लूं, नेक्स्ट हेडिंग, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये इनका जो रिलेशन है, इसे प्रैक्टिकल बेसिस पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, कई सारे एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स पर बेस्ड है सारी चीज।
जैसे हमने यहां पर देखा कि लैम्डा एम टेम्परेचर बढ़ाएंगे लैम्डा एम घटेगा, तो उसका रिलेशन फिर वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से मिलता है। तो इसमें पे लिखूं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में अकॉर्डिंग टू वीन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू वीन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू वीन्स लॉ, wavelength corresponding to maximum energy, according to Wien's law, wavelength corresponding to maximum energy, wavelength corresponding to maximum energy lambda m, बात इसकी wavelength corresponding to maximum energy मतलब lambda m is inversely proportional to absolute temperature of black body. Wavelength corresponding to maximum energy lambda m is inversely proportional to absolute temperature of black body. Inversely proportional to absolute temperature of black body. बस ये यहां से रिलेशन मिलता है। यहां पर जो हमने बोला कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं लैम्डा एम घट रहा है, तो वीन ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर फिर ये फाइंड आउट किया कि लैम्डा एम जो है वो 1/t पर डिपेंड करेगा, ठीक। और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के कांस्टेंट इसमें रख देते हैं बी, तो लैम्डा एम इक्वल्स टू बी बाई डी। बी जो है इस बी को बोलते हैं वीन्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू जो होती है ये होती है 2.88 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन, 2.88 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। या कैलकुलेशन के लिए इसको हम 3 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन भी लिख सकते हैं, 3 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं। लैम्डा एम 1/t पर डिपेंड कर रहे हैं मतलब बी बाई डी, और किन्हीं अलग अलग दो कंडीशन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा एम 1 t1 इक्वल टू लैम्डा एम 2 t2, दो अलग अलग कंडीशन में रिलेशन होता है। लैम्डा एम 1 t1 इक्वल टू लैम्डा एम 2 t2। बस ये लैम्डा एम का और टी का जो रिलेशन दिया ये वीन्स लॉ से मिलता है, वो इतना है। बस फिर खत्म। अब लिख लो लास्ट में क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखूं व्हेन टेम्परेचर ऑफ अ ब्लैक बॉडी, when temperature of a black body, temperature of a black body is 1227 degrees centigrade, temperature of a black body is 1227 degrees centigrade, wavelength corresponding to maximum energy is, wavelength corresponding to maximum energy is 5000 angstrom, temperature इतना है, wavelength corresponding to maximum energy is 5000 angstrom. If temperature of black body increases by 1000 degrees centigrade, temperature of black body increases by 1000 degrees centigrade, then find out new wavelength. पहले 5000 वेवलेंथ थी, अब टेम्परेचर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया तो नई वेवलेंथ कितनी, वो पूछा इसकी फाइनल वेवलेंथ। आ गया हूं। कितने लोगों का आया फिर बताऊं, बोल रहा है बोल कितना है। हाँ सोमन कितना है, आया कि नहीं। 1227 डिग्री टेम्परेचर पर वेवलेंथ थी 5000, टेम्परेचर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया तो नई वेवलेंथ कितनी, 3000 के बराबर। कितने लोगों का आ गया। अरे कुछ भी नहीं करना, सीधा फॉर्मुला लगाओ, इतना क्या सोच रहे हैं। लैम्डा एम 1 t1 लैम्डा एम 2 t2 और क्या खत्म। पहले वेवलेंथ कितनी थी, पहले वेवलेंथ थी 5000, टेम्परेचर कितना था 273 और ऐड कर दो तो 1500, फाइनली वेवलेंथ चाहिए और टेम्परेचर कितना हो गया, ये तो हो गया 1500 केल्विन, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड और बढ़ा दिया, मतलब 1273 जोड़ दो इसके अंदर। हाँ 1273 जोड़ू कि 1000 ही जोड़ू, क्या जोड़ू। हाँ 1000 ही जोड़ना पड़ेगा भाई, क्योंकि बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, ये तो टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर है। अरे ऐसा नहीं 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तो ओहो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, अच्छा अभी करते हैं। तो 273 ऐड किया, अब केल्विन में हो गया, अब जोड़ेंगे। ओफो, ये सिर्फ 1000 केल्विन के बराबर भी लिखे, बढ़ रहा है घटा है मतलब सेल्सियस में बोलो चाहे, वही पुरानी बात 2500 केल्विन के बराबर हो जाएगा। बस सॉल्व कर लो, यहां से ये उड़ा रही है, ये कैंसिल, कितना हो गया 2, तो लैम्डा m2 जो बचा कितना आ गया 3000 एंगस्ट्रॉम के बराबर। बस इतना फाइनल वेवलेंथ जो आएगी वो इतनी आ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेवलेंथ कम हो गई, दोनों का रिलेशन लैम्डा m1 t1 लैम्डा m2 t2 से मिल जाए। फिर लिखो अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन भी लिखूं, टेम्परेचर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज 3000 केल्विन। टेम्परेचर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज 3000 केल्विन when its temperature decreases. Temperature of a black body is 3000 Kelvin when its temperature decreases. When its temperature decreases, wavelength shift by 9 micron. शब्दों पर गौर करें, 3000 केल्विन टेम्परेचर था, व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेस वेवलेंथ शिफ्ट बाय 9 माइक्रोन, वेवलेंथ 9 माइक्रोन से शिफ्ट हो जाती है। देन फाइंड आउट फाइनल टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी, देन फाइंड आउट फाइनल टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी, फाइनल टेम्परेचर कितना, और इसके लिए लिख लो ब्रैकेट में B इक्वल्स टू 3 × 10⁻³ मीटर केल्विन। पहले टेम्परेचर 3000 केल्विन, टेम्परेचर घटाया, वेवलेंथ 9 माइक्रोन से शिफ्ट हो गई, तो नई वेवलेंथ कितनी, बी दिया हुआ है, ये शिफ्ट इन वेवलेंथ 9 माइक्रोन का मतलब 9 × 10⁻⁶ मीटर। बताओ फिर नई वेवलेंथ कितनी, मतलब नया टेम्परेचर कितना। कुछ भी नहीं करना, सिंपल लैम्डा m इक्वल्स टू B/T लगाओ, खत्म। पहले क्या पता है, टेम्परेचर पता है, टेम्परेचर पता है, बी पता है, तो क्या मिल जाएगा, पहले लैम्डा m मिल जाएगा, पहले लैम्डा m मिल जाएगा तो 9 माइक्रोन से वेवलेंथ शिफ्ट हो गई, तो नई वेवलेंथ मिल जाएगी, नई वेवलेंथ मिल गई तो फिर लैम्डा m B/T के बराबर, नया टेम्परेचर आ जाएगा 300। शिफ्ट कर रहे हैं इसका मतलब क्या, तुम देखो, इसीलिए मैंने बोला शब्दों पर गौर करें। बताओ फिर कितना आया, हाँ 300, कितने लोगों का है 300। अबे यार क्या टाइम पास कर रहे हो तुम, पहले टेम्परेचर कितना है 3000 केल्विन के बराबर, तो पहली बार में अगर लगाएं तो लैम्डा m इक्वल्स टू कितना B/T, बी की वैल्यू 3 × 10⁻³ टेम्परेचर 3000 केल्विन, 3 से 3 उड़ा दो, बचा कितना 10⁻⁻6 मीटर, इतनी वेवलेंथ थी शुरू में, ठीक। नई वेवलेंथ कितनी हो गई, 9 माइक्रोन से शिफ्ट हो गई, इसका मतलब नई वेवलेंथ कितनी हो गई, ये 1 माइक्रोन है, 9 माइक्रोन से और शिफ्ट हो गई, इसका मतलब कितनी हो गई 10 माइक्रोन के बराबर हो गई। हाँ कैसे हो गई, शिफ्ट का मतलब चेंज, और हमको क्या बोला, टेम्परेचर घटाए, टेम्परेचर घटाए तो वेवलेंथ, तो इसलिए बढ़ा दी, तो वेवलेंथ जो बढ़ गई वो इतनी हो गई, अब 10 × 10⁻⁶, बस खत्म। अब क्या, लैम्डा m2 तो मिल गया, फिर दोबारा B/T, तो B/T2, T2 यहां से आ जाएगा जो है, तो B की वैल्यू 3 × 10⁻³ बचा कितना 300 केल्विन के बराबर, तो फाइनली जो टेम्परेचर हो गया वो इतना होता है। हाँ बांटो चॉकलेट। ये ऑनलाइन वालों को नुकसान हो गया। हाँ ये एलन का 34th ईयर एनिवर्सरी है, इसलिए एलन को सक्सेसफुली 34 साल कंप्लीट हो गए, और साथ में अपनी आज क्लास भी कंप्लीट हो गई, बस दोनों की है। बस फिर लास्ट में लिख लूं, अच्छा हमको ही मिलेगी, लास्ट में लिखे देन चैप्टर समाप्त है। क्या हो गया, लास्ट क्लास है तो क्या, बैलून बड़ा बनाए बहुत, ये ले बस, चलो ठीक है इतना ही। अब बैलून तो ठीक है, सीट निकाल लो तुम पहले एक बार, सीट वीट में आ जाओ, फिर सीट एक्सरसाइज सीट तो सोल्व कर ही ली होगी सबने, हाँ बेकार की बातें मत करो। चलो फिर एक्सरसाइज सीट में रेडिएशन वगैरह के जो कोई कहीं खास खास क्वेश्चन कोई डंग डांग के मिलेंगे तो मैं बताता हूँ। अच्छा एक इसमें आप पूछा भाई, ये जो वीन स्लो पढ़ रहे थे हम,
तो वीन्स लॉ में एक ग्राफ पूछा हुआ इसका फ्रीक्वेंसी का और टेम्परेचर का ग्राफ। हमको तो पता है क्या कि लैम्डा एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, तो लैम्डा एम का और टी का ग्राफ तो कैसा, ये ऐसा हाइपरबोला मिल जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी का ग्राफ कैसा, ये फ्रीक्वेंसी के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल में, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, तो ग्राफ कैसा मिल जाएगा, स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। और तो कुछ नहीं, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, सब कर लोगे तुम, इंटेलिजेंट हो। एक्सरसाइज 2 में कूलिंग रेट ऑफ स्फीयर इतना, टेम्परेचर ये इतना हो। एक्सरसाइज थर्ड में एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। एक्सरसाइज थर्ड में क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज थर्ड में 7 नंबर का क्वेश्चन देखें। इसमें तो बोला था एडजॉइनिंग डायग्राम शोज स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ई लैम्डा ऑफ अ ब्लैक बॉडी एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स। ये ऐसा ग्राफ दिया हुआ है वेवलेंथ और एनर्जी का। ये एक तो टेम्परेचर है 200 केल्विन, एक टेम्परेचर है ये टी। इफ द एरिया अंडर द कर्व्स आर इन द रेशियो 16:1, ये जो कर्व है इनका एरिया जो है, जैसे टेम्परेचर दिया हुआ है इसने 2000 केल्विन, ये टेम्परेचर नहीं दिया हुआ ये टी केल्विन। ठीक, अब ये बोल रहा है ये जो एरिया अंडर द कर्व है, तो एरिया अंडर द कर्व मतलब 2/1, A2/A1 16:1 के बराबर है। तो टेम्परेचर टी इज इन, टेम्परेचर टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, हो जाएगा। ये कर्व जो दिया हुआ है इसका पूरा ग्राफ का एरिया किसको रिप्रेजेंट करता है, इसको, टोटल एनर्जी एमिटेड को। टोटल एनर्जी एमिटेड मतलब क्या है, अब ये पूछा है कि ये टेम्परेचर 2000 है तो ये टेम्परेचर क्या हुआ, तो वही सिग्मा ये T/T4 लिखेंगे तो ये जो आ जाएगा T24/T14। अब यार, तो एरिया जो किसको रिप्रेजेंट करेगा, टोटल एनर्जी को। टोटल एनर्जी मतलब सिग्मा T4, तो T24/T14 बस यहाँ से आ जाएगा। मतलब कितना हो गया, डबल। तो T2 डबल हो गया T1 का, डबल मतलब ये टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 4000 केल्विन के बराबर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। इसके बाद 8 नंबर का क्वेश्चन बोला है बॉडी कूल्स डाउन फ्रॉम 50 to 45 in 5 minutes एंड फ्रॉम 45 to 14 8 minutes, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। कर लोगे वैसे टाइम पास क्वेश्चन। एक 11 नंबर का क्वेश्चन बोला है, इसमें बोला 2 स्टार्स एमिट मैक्सिमम रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, द रेशियो ऑफ टेम्परेचर। हो जाएगा, छोड़ो। दो वेवलेंथ, दो स्टार्स की वेवलेंथ दिया हुआ है, टेम्परेचर का रेशियो पूछा है T1/T2 λ2/λ1, वीन्स लॉ जो है। क्वेश्चन नंबर 13 अपन क्लास में कर चुके शायद। A sphere and a cube of same material having same surface area, heated same temperature, kept same surrounding, ratio of their rate of cooling under root pi by x, then x equals to, हाँ 6 के बराबर। अबे यार कल किया था, आज भूल गई, क्लास में तो किया हुआ है। सो रहे हैं नहीं तो नालायकी कर रहा हूँ। 14 नंबर ये सोलर कांस्टेंट का वैसे ही सिंपल सा क्वेश्चन। एक्सरसाइज 5 का करो तो फिर, अब मैं नहीं बताऊं, मैं तुमको ही करना है। एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 4, और जल्दी करो फटाफट, टाइम पास में तो कॉपी में सॉल्व करके देखो कितना। एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 4, कितने लोगों का आंसर आ गया बताऊं, अभी तो शीट ही निकली, तुमने आंसर कहां से आएगा। फटाफट से देखो इसमें क्या दिया हुआ है, द स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी एट टेम्परेचर T1 इज प्लॉटेड अगेंस्ट वेवलेंथ एरिया, ये सब दिया हुआ है। एट डिफरेंट टेम्परेचर T2 एरिया इज 9 है, λ1/λ2। बताओ फटाफट से कितना। सोल्व करा दे, सोल्व कर, टाइम पास मत कर जल्दी से। मोबाइल में निकाल लो शीट, बैग में निकाल लो, जहां भी रखी सब जगह। 4 नंबर एक्सरसाइज 5। बताओ कौन सा आंसर। इसमें जो बोला स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर ई लैम्डा का और लैम्डा ग्राफ है, T1 टेम्परेचर पर जो एरिया है, T1 टेम्परेचर पर एरिया ए के बराबर है, यही ग्राफ है सेम। T1 टेम्परेचर पर एरिया जो है वो ए के बराबर है, T1 टेम्परेचर एरिया ए, और T2 टेम्परेचर पर एरिया 9 है, तो λ1/λ2, हाँ √3 के बराबर। λ1/λ2 कितना आ जाएगा, T2/T1, और T2 T1 टेम्परेचर पर इतना एरिया, एरिया मतलब टोटल एनर्जी,
मैं यार, और टोटल एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है? टोटल एनर्जी है तो टोटल एनर्जी डिपेंड्स ऑन टी की पावर 4, तो ये तो हो गया T14, और इसके जो करस्पॉन्डिंग एनर्जी है ये T2 की पावर 4 पर डिपेंड कर रही है। मतलब यहां से अगर T1 T2 का रेशियो लिखें, T1 अपॉन T2 की पावर 4, तो दोनों का रेशियो लिखें तो कितना आ गया? 1/9। हाँ, यहाँ पर एनर्जी ए के बराबर ए डिपेंड कर रहा है T14 पर, 9 डिपेंड कर रहा है, इधर ना उठा के रख दो यहाँ पर, तो 9/1 T1/T2 चाहिए तो इसकी पावर 1/4 हो जाएगी, बस इतना आ जाएगा। तो इनकी वेवलेंथ का रेशियो जो आएगा वो इतना। ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 सिंपल वही थ्योरेटिकल जो भी बात कर रहे थे, a solid body is heated, question number 8, heated up to very high temperature, as we go on heating its brightness increases, appears white at the end, sequence of color observed। अब इसको हीट दे रहे हैं, सबसे पहले कौन सा नजर आएगा? कलर। सबसे पहले टेम्परेचर कम होगा तो वेवलेंथ, तो सबसे पहले रेड नजर आएगा, बस फिर देखते हो, सबसे पहले रेड, उसके बाद वेक्यूर्स है, सेकंड नंबर पर येलो, तो रेड के बाद येलो वाला एक ही ऑप्शन है, बहुत बढ़िया, बस वही हो जाएगा। और इसमें क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 5 का 11 नंबर आंसर तुमको निकालने में बताऊंगा, फटाफट से बताते हूँ। एक्सरसाइज 5 11 नंबर, 11 mobilized sphere P and Q are of uniformly constructed from same material which is a good conductor of heat, radius of Q is thrice of P, the rate of fall of temperature P is x times, ये सब कुछ दिया हुआ है। दो स्फीयर हैं, दोनों से जो रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर है वो रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर की बात करें, सेम मटेरियल से बने। हाँ, ठीक है, आंसर देख के बता रहे हैं, अबे तो मैं देख के बता दूं क्या बेकार बात कर रहा है, ठीक है जाएगा। दो स्फीयर हैं P और Q यूनिफॉर्मली कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ सेम मटेरियल which is good conductor of heat, radius of Q is thrice, radius 3 times है, rate of fall of temperature of P is x times, rate of fall of temperature मतलब dt/dt कितना, फॉर्मूला बोलो, सिग्मा E by mc T4 minus T04, ठीक, सेम मटेरियल का इसका मतलब क्या है, सिग्मा भी हटा दो, एमिसिविटी हटा दो, टेम्परेचर T0 सब कांस्टेंट, मतलब और स्पेसिफिक हीट भी कांस्टेंट, A by m पर डिपेंड करेगा, A by m पर डिपेंड करेगा तो मास को कितना लिख लो, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम भी सेम, एरिया अपॉन वॉल्यूम, एरिया तो क्या हो जाएगा 4πr², वॉल्यूम हो जाएगा 4/3πr³ मतलब 1/r पर डिपेंड करेगा, तो बाकी सब तो कांस्टेंट है भाई, दोनों स्फीयर ही तो हैं, तो दोनों स्फीयर रेशियो लेंगे तो सब कैंसिल हो जाएंगे, 1/r बचे, तो जिसकी रेडियस 3 टाइम्स है वो 1/3 टाइम्स हीट फ्लो करेगा, हीट रेडिएट करेगा, सही है कि नहीं? दोनों स्फीयर हैं, दोनों स्फीयर इसलिए बस 1/r पर डिपेंड करेगा, मटेरियल सेम है इसलिए डेंसिटी सेम, स्पेसिफिक हीट सेम, ये सब सेम है। और इसके बाद वाला क्वेश्चन 12 नंबर, ये 12 नंबर को एक बार जेईई एडवांस में पूछा हुआ है, पुराना क्वेश्चन है जेईई एडवांस में, एमिसिविटी ऑफ अ बॉडी x and y are ex ey, एब्सॉर्प्टिव पावर आर ax and ay, देन बताओ फिर कौन सा आंसर, ऑप्शन में गलत, ऑप्शन गलत है, कौन सा आंसर? हाँ फर्स्ट वाला, बता कैसे आएगा फर्स्ट, हाँ फर्स्ट वाला कैसे, हाँ फर्स्ट वाला ही आएगा, फर्स्ट वाला सही, ये ऐसा ग्राफ बन रहा है, ये तो एक्स का है, ये वाई का है, टेम्परेचर टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, तो एमिसिविटी ऑफ टू बॉडीज इतना इतना है सब कुछ, अब dt/dt लिखेंगे, तो dt/dt मतलब क्या, सिग्मा EA by mc T4 minus T04, अब बाकी और कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब बाकी सब सेम है, सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है, स्लोप जो है एमिसिविटी पर डिपेंड कर रहा है, बाकी सारी चीजें कंसीडर करके बात कर रहा हूं, तो एमिसिविटी पर डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब क्या है, जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसकी एमिसिविटी, और ज्यादा स्लोप किसका है, एक्स का कि वाई का, वाई का स्लोप ज्यादा है, स्लोप नेगेटिव में है क्योंकि टेम्परेचर dt/dt भी तो नेगेटिव ही है, dt यहाँ पर स्लोप देखेंगे तो स्लोप कैसा आएगा, नेगेटिव, तो स्लोप नेगेटिव में क्योंकि dt/dt नेगेटिव भी तो होता है, तो नेगेटिव स्लोप वाई का स्लोप ज्यादा है, और वाई का स्लोप ज्यादा है इसका मतलब वाई की एमिसिविटी ज्यादा हो जाएगी, और किरचॉफ लॉ से क्या बोलते हैं, जो ज्यादा एमिट करेगा वो ज्यादा, तो एमिसिविटी ज्यादा है तो इसका मतलब एब्जॉर्बिविटी भी ज्यादा होगी, तो ए वाई भी ज्यादा होगा, एब्जॉर्बिव पावर भी ज्यादा होगी, ज्यादा एब्जॉर्ब करे, बस ये पूछा था इसने ऑलरेडी। ऐसे ये 16 नंबर का क्वेश्चन भी जेईई एडवांस का, पुराने क्वेश्चन वापस आ सकते हैं एग्जाम में इस तरह। 16 नंबर पे देखो, 16 नंबर बोला ब्लैक बॉडी इज एट टेंपरेचर 280 केल्विन, एनर्जी ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय दिस ऑब्जेक्ट विद वेवलेंथ 499 से 500 के बीच में U1, 999 से 1000 के बीच में U2, 1499 से 1500 के बीच में U3, वीन्स कांस्टेंट इतना तो क्या हो जाएगा, अगर मैं वेवलेंथ एनर्जी का ग्राफ बनाऊं तो ब्लैक बॉडी का वेवलेंथ एनर्जी का ग्राफ भी आता है, ये ग्राफ है, अब वो ये पूछना चाह रहे हैं कि तीन अलग अलग वेवलेंथ, कोई सी वेवलेंथ उठा ली इसने, यहाँ पर उठा ली, यहाँ पर कहीं पर भी, तो तीन अलग अलग वेवलेंथ है, तो पूछना चाह रहा है कौन सी वेवलेंथ की कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी सबसे ज्यादा है, कौन सी वेवलेंथ पर एनर्जी जो है वो सबसे ज्यादा, मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट तो बात कर ले, है बात करके आ जाओ, अबे फर्जियों जल्दी आंसर बताओ कितना आएगा, फर्जी वाले में तो बड़ा छोड़ो, कुछ भी नहीं, एक लाइन का आंसर है, सिंपल सा क्वेश्चन जेईई एडवांस में पूछा हुआ पुराना क्वेश्चन है, वो तो ये पूछना चाह रहे हैं तुम्हारे सामने सब कुछ दे दिया उसने कि इन तीनों में से तीन एनर्जी दे दी U1 U2 U3, तो सबसे ज्यादा एनर्जी कौन सी है वो ये पूछना चाह रहे हैं, अब सबसे ज्यादा एनर्जी कौन सी है वो कैसे बताएगा, हाँ इसने क्या बोला, ब्लैक बॉडी इज एट टेंपरेचर 280 केल्विन, 280 केल्विन टेंपरेचर पर है, तो इस टेंपरेचर पर है, तो इस टेंपरेचर की कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी, इस टेंपरेचर के कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कैसी होगी, मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब लैम्डा, अरे भाई टेंपरेचर उसने दे दिया 2880 केल्विन इतना, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ निकाल सकते हैं लैम्डा, और वो लैम्डा ही तो मैक्सिमम एनर्जी वाली वेवलेंथ होगी, तो वो वाली वेवलेंथ तो पूछना चाह रहा है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, B/T, बी बोले तो कितना 2.88, 2.88 into 10⁶ नैनोमीटर केल्विन, नैनोमीटर में बात करें, आंसर भी नैनोमीटर में, मतलब वेवलेंथ भी नैनोमीटर में, तो इसी में चल लो, तो बी की वैल्यू तो नैनोमीटर में अपॉन 2880, ये इतना,
तो दो ये पॉइंट हटाया, 2 जीरो और बढ़ाई, मतलब ये कितना हो गया 10 की पावर 3 आ गया, तो 1000 नैनोमीटर के बराबर वेवलेंथ आ गई। मतलब ये वाली जो वेवलेंथ है वो 1000 नैनोमीटर है लेमडा एम। अब बताओ फिर कौन सा आंसर? अबे यार कौन सा आंसर? इसके आसपास वाली वेवलेंथ, मतलब इसके आसपास वाला जो एनर्जी है वो सबसे ज्यादा होगी 90, मतलब 999 से 1000 एनएम जो है, तो ये सबसे पास में आ रहा है कौन सा वाला U2। तो इसका मतलब U2 जो है वो सबसे ज्यादा एनर्जी होगी। तो U2 जो है वो U1 से भी ज्यादा होगा। तो 500 एनएम का मतलब ये कहीं इधर कहीं आ रहा है, ये U1 आ रहा है इससे corresponding। और U3 जो आ रहा है वो 1500 पे आ रहा है, वो इधर आ रहा है। तो U2 जो है U3 से भी ज्यादा होगा। तो U2 इन दोनों से ज्यादा है। बस यहाँ से आ रहा है U2 ग्रेटर देन U1 और U2 ग्रेटर देन U3, दोनों से ज्यादा है। और क्वेश्चन नंबर 17, 17 में देखो तो फिगर शोज रेडिएंट एनर्जी स्पेक्ट्रम ग्राफ, वही वेवलेंथ एनर्जी का ग्राफ दिया हुआ है वेवलेंथ लैम्डा का। चार ऑप्शन दे दिए इसने 17 नंबर वाले क्वेश्चन में। 17 में फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑप्शन, द रेडिएंट एनर्जी इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द पॉसिबल वेवलेंथ। रेडिएंट मतलब एनर्जी जो है वो एनर्जी सब जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, तो नहीं होगी, सही है। सब वेवलेंथ पे इक्वल थोड़ी, किसी एक पर मैक्सिमम है, ये नहीं। सेकंड, फॉर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, ये भी सही है, किसी एक वेवलेंथ पर एनर्जी मैक्सिमम होगी। थर्ड बोला है एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू द टोटल रेट एट व्हिच हीट इज रेडिएटेड बाय द बॉडी एट द टेंपरेचर। एरिया अंडर द कर्व जो है वो टोटल रेट ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। सही है कि गलत? गलत। क्यों गलत? क्योंकि रेट ऑफ एनर्जी कर दिया, एनर्जी पर यूनिट टाइम कर दिया, तो एनर्जी पर यूनिट टाइम नहीं है, सिग्मा ये टी टी फोर पूरे को रिप्रेजेंट करेगा। और ये बात कर रहा है कि रेट ऑफ एनर्जी मतलब ई बाई टी को रिप्रेजेंट करेगा, तो ई बाई टी को नहीं, पूरी एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसलिए थर्ड वाला गलत है, फर्स्ट सेकंड दोनों सही। 18 नंबर भी इसी पर, इफ द टेंपरेचर ऑफ अ बॉडी रेज टू हाई टेंपरेचर देन टी, इससे टेंपरेचर बढ़ाए तो क्या होगा? चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन फॉर एवरी वेवलेंथ इंक्रीजेस, टेंपरेचर बढ़ाए तो टेंपरेचर बढ़ाने पर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बढ़ेगी, इंटेंसिटी मतलब एनर्जी बढ़ेगी, तो सही है। द मैक्सिमम इंटेंसिटी अगर एट शॉर्टर वेवलेंथ, कम वेवलेंथ पर ज्यादा एनर्जी होगी, सही है। एरिया अंडर द ग्राफ इंक्रीजेस, वो भी सही है, टेंपरेचर बढ़ा रहे हैं तो ग्राफ का एरिया बढ़ेगा। द एरिया अंडर द ग्राफ इज प्रोपोर्शनल टू 4 पावर, ये भी सही है, चारों ही सही है। बस 20 नंबर का भी देख लो। 20 नंबर बोला 3 डिस्क एबीसी हैविंग रेडियस 2 मीटर 4 मीटर 6 मीटर आर कोटेड विद कार्बन ब्लैक, वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी 300 400 500, पावर रेडिएटेड बाय देम क्यूए क्यूबी क्यूसी, तो कौन सबसे ज्यादा, किसकी पावर सबसे ज्यादा होगी? अब पावर मतलब क्या है? ई बाई टी, ये तो एनर्जी है, एनर्जी अपॉन टाइम क्या हो जाएगा? पावर। तो पावर रेडिएटेड की बात करेंगे तो सिग्मा ई ए टी फोर, सिग्मा ई तो कांस्टेंट हटाओ, पावर डिपेंड करेगा ए टी फोर पर, आर स्क्वायर टी फोर पर अपने को टेंपरेचर की जगह क्या दिया हुआ है? वेवलेंथ दी हुई है, वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमम एनर्जी, मतलब टी किस पर डिपेंड करता है? टी डिपेंड करता है 1 अपॉन लैम्डा एम पर, तो इसको इतना लिख सकते हैं पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर अपॉन टी फोर, टी फोर क्या लैम्डा फोर। तो अलग अलग का सबका दिया हुआ है, आर वन लैम्डा वन आर टू लैम्डा टू सब दिया हुआ है, रेशियो निकाल निकाल कर देख लो जिसका सबसे ज्यादा है वो याद है। ठीक, बस फिर रेडिएशन समाप्त, केटीजी जोरी सर ने निपटा ही दिया, खत्म, बहुत बढ़िया, बस फिर